नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति का खास उल्लेख। ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं पर दिया जोर। महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी घमासान के लिए थमा चुनावी प्रचार। सत्ता पाने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। 20 नवंबर को मतदान। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के बीच गरमाई सियासत। सीएम आतिशी के पंजाब की प्रशंसा को लेकर बयान पर भाजपा हमलावर। एलजी ने अलग अलग ऑफिस टाइमिंग लागू करने के दिए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का किया आग्रह। कहा, हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के रूप में है उभरा। लॉटरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। देश भर के कई राज्यों में 22 ठिकानों में तलाशी अभियान। 12.41 करोड़ रुपए की एफडीआर बरामद। 6.42 करोड़ रुपए की है जब्त। और आइए शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि ब्राजील में G20 शिखर बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण। और ऐसे में वैश्विक स्तर पर जो तमाम चुनौतियां हैं उसका समाधान तलाशने के लिए G20 का जो शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण। और इसी के साथ जब यहाँ पर ये बैठक हुई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ, तो यहाँ पर भी ये द्विपक्षीय बैठक काफी कई मामलों में बहुत यहाँ पर खास होती हुई नजर आई। और तमाम ऐसे जो तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, यहाँ पर G20 शिखर बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ ये द्विपक्षीय मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, क्योंकि साफ तौर पर जो तमाम आने वाले समय में जो तमाम यहाँ पर देखा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो तमाम चुनौतियां हैं उनका किस तरह से समाधान निकाला जाए, इसको लेकर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा जारी है। और ऐसे में ये द्विपक्षीय जो मुलाकात है वो आपसी संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत करती हुई नजर आएगी। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो संबंध हैं वो भी और ज़्यादा कैसे प्रगाढ़ हों, इस पर आगे का जो रूपरेखा है, जो आगे का रोड मैप है, उसको कैसे आगे सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाया जाए और वैश्विक स्तर पर दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आए। द्विपक्षीय मुलाकात इन तमाम अहम पॉइंट्स पर रखी गई है। और ऐसे में ये जो मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। और G20 जैसा शिखर जो बैठक है और जो ये बड़ा एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा यहाँ पर पूरा सम्मेलन, पूरी दुनिया की नज़रें हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जो तमाम वैश्विक चुनौतियाँ हैं उनका समाधान कैसे निकालना है और किस तरह से आगे की जो रणनीति है उस पर ये दिशा और दशा निर्धारित होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा क्षण। और जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबावो सुबियांतो, उनके साथ ये बैठक जारी है।
ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। विश्व भर के नेता सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर आयोजित सत्र में संबोधन के दौरान राष्ट्रपति लूला को अध्यक्षता के लिए यहां पर बधाई दी और उन्होंने SDG लक्ष्यों को उनकी प्राप्ति को प्राथमिकता दिए जाने पर संतोष भी व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले वर्ष था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का 55 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। साथ ही अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित रखते हुए 30 करोड़ से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और ऋण तक पहुंच प्रदान की गई है। पीएम ने फसल बीमा योजना का भी जिक्र करते हुए बताया कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी गई है। इसके साथ ही किसानों को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोर लड़कियों के लिए पोषण पर केंद्रित है। पीएम ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। पीएम ने कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। पीएम ने बताया कि हमने श्री अन्न को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉक परियोजना के साथ हमने समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया है जो सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करता है। पीएम मोदी ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन किया। और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने स्वागत किया। भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है और चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत के रुख को सामने रखेंगे और पिछले 2 वर्षों में भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर निर्माण करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की कई नेताओं से मिलने की उम्मीद है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार ब्राजील किस तरह से भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है।
अपनी स्थापना के बाद से ये पहली बार है जब G20 समूह की अध्यक्षता 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने की है और इस साल भी करने जा रही है। यानी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, इस साल ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। अब बात आती है कि आखिर कैसे ब्राजील भारत द्वारा निर्धारित किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहला एजेंडा खाद्य सुरक्षा एवं भूखमरी उन्मूलन। भारत और ब्राजील दोनों ने G20 में अपनी एजेंडा सेटिंग भूमिका के जरिए उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को उजागर करने की कोशिश की है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत ने वैश्विक नेताओं को कृषि अनुसंधान, उर्वरकों तक पहुंच, क्षमता निर्माण और बाजार पारदर्शिता पर सहयोग करने के लिए राजी किया ताकि कमजोर आबादी के बीच खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा एजेंडा जलवायु एवं जलवायु वित्त। जलवायु और जलवायु वित्त के मामले में ब्राजील की G20 अध्यक्षता भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी की ये तिकड़ी ग्लोबल साउथ का विकास और जलवायु वित्त पोषण की प्राथमिकताओं पर जोर देगी। तीसरा एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। भारत और ब्राजील की G20 अध्यक्षताओं के बीच निरंतरता का एक और क्षेत्र है डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान। भारत और ब्राजील दोनों ही डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में वैश्विक बाजार में अगुवा के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने डिजिटल भुगतान और पहचान मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और चौथा एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की बात कही थी। नई दिल्ली घोषणा पत्र को ही आगे बढ़ाते हुए ब्राजील ने भी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों मसलन IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर जोर देने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैश्विक हित से संबंधित इन अहम एजेंडों को G20 के सभी देशों का साथ मिलेगा और एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में हम सभी आगे बढ़ पाएंगे। असीम मिश्रा, DD न्यूज। और वहीं रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत DD न्यूज में। और किस तरह की बातें, किस तरह के नेगोशिएशंस रियो घोषणा पत्र को लेकर और क्या कुछ बातें हुई हैं? अभी देखिए 36 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा चली है और क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज के संदर्भ में। और बाकी सारे इश्यूज, हंगर हो, पावर्टी हो, ग्रोथ हो, ये सारी चर्चा हो चुकी है। क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है और मेरे विचार से क्लाइमेट पर हम लोग को बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करना है, क्योंकि हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर काम करना है, क्योंकि COP29 चल रही है बाकू में और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहाँ किसी तरह का जो बड़े जोर के डिटेल डेलिब्रेशंस चल रहे हैं उस पर न इम्पैक्ट हो। तो वही सोच के हम लोगों ने हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर बात की है। और जियो पॉलिटिक्स, जब भारत की लीडर्स समिट हुई थी तो हम लोग 83 पैरे पे कंसेंसस पे आए थे और सारा कंसेंसस हुआ था। जियो पॉलिटिक्स पे भी कंसेंसस था। तब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था बड़े जोर का। अब मिडिल ईस्ट का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कई व्यूज हैं, करीब 12-13 घंटे उस पर चर्चा हो चुकी है। आज फिर चर्चा होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ब्राजील की मदद करें, क्योंकि हम ट्रोइका के मेंबर हैं। हम ब्राजील की मदद करें, वो एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ नेशन है हमारी तरह, और उनकी मदद करके कंसेंसस आए, यही कोशिश रहेगी हमारी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर, टेररिज्म पर भी बहुत साफ साफ बातें हुई थी और सबने उसकी भर्त्सना की थी। इस बार के घोषणा पत्र में बिल्कुल वो भी रहेगा। हमने कहा था कि वी कंडेम टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, और टेररिज्म पर एक पूरा पैरा था। तो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ के। रूस यूक्रेन लास्ट ईयर,
और फिर वेस्ट एशिया, इस बारे घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें? उस पर चर्चा चल रही है, अभी वो चलती रहेगी। मेरे ख्याल वो एंड तक चलेगी, क्योंकि कई व्यूज़ हैं उस पर। रशिया चाइना का एक व्यू है, G7 का एक और व्यू है, इमर्जिंग मार्केट्स का एक और व्यू है। तो वो चर्चा अभी डिटेल में चल रही है। बहुत सारी अहम बातें घोषणा पत्र में बातें चल रही हैं। किन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए? कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने गरीबी और भूख से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन की शुरुआत के साथ 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव दुनिया भर में देखे जा सकते हैं। उन्होंने इसके खिलाफ नेताओं से कार्रवाई करने का आग्रह किया। अन्य खबरों पर नजर डालें तो गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। गृह मंत्रालय ने 50 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मणिपुर में तैनात करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद NIA ने मणिपुर पुलिस से राज्य में हिंसा के मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच कर रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर भी 20 तारीख को ही मतदान होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार शाम को प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महायुति और महाविकास अघाड़ी सहित सभी दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के ठाणे, सोलापुर और रायगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोंदिया और नागपुर में रैलियां की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में रोड शो कर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पालघर में जनसभा को संबोधित किया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से रूबरू हुए। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़ों और अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। तो वहीं महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95 और एनसीपी शरद चंद्र पवार 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर झारखंड विधानसभा की भी दूसरी चरण की बाकी बची 38 विधानसभा सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। दूसरे चरण में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की 38 सीटों के चुनाव के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 48 बूथों को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यूनिक बनाया गया है। साथ ही 239 बूथ महिलाओं जबकि 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे। 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था का जिम्मा युवाओं के हाथों में होगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी हैं, वहाँ पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहाँ पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी में। फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन के एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है।
महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। बुधवार को होने वाले मतदान के बाद जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, ये तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और ब्राजील में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के अपने लुइस मोंटेनेग्रो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक, और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। द्विपक्षीय ये पूरी मुलाकात और G20, जिस तरह से हम जान रहे हैं कि शिखर सम्मेलन वहाँ पर चल रहा है, और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण और ये बैठक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाल के साथ, अपने समकक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है और तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई। और इसके पहले प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक की, और उसके बाद अब पुर्तगाल के अपने समकक्ष लुइस मोंटेनेग्रो के साथ ये द्विपक्षीय मुलाकात यहाँ पर हो रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम बिंदुओं, तमाम महत्वपूर्ण जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उन पर यह चर्चा हो रही है, और आने वाली रणनीतियों को भी मद्देनज़र रखते हुए तमाम बिंदुओं पर यह चर्चा की जा रही है। तमाम ऐसी चुनौतियां हैं वैश्विक स्तर पर, जिसमें ये दोनों देश किस तरह से आगे मिलकर साथ आ सकते हैं और कैसे एक दूसरे के लिए और ज़्यादा यहाँ पर मजबूती देते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के साथ ये द्विपक्षीय बैठक, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम अहम और वैश्विक स्तर पर जो तमाम चुनौतियां उनका कैसे समाधान पाना है, इसको यहाँ पर तलाशा जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।